खौफनाक मौत के बाद कई सवाल जन्म ले रहे हैं। सवाल मजहबी फरेब का है, सवाल लफ्ज़ जिहाद का है, सवाल खौफनाक इरादे का है, सवाल खाकी पर भी है। बहस आज इसी मुद्दे पर होगी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ से आई यह खबर देखकर आपका दिल दहल जाएगा, शरीर का जर्रा जर्रा कांप उठेगा। लेकिन उस हैवान के हाथ नहीं कांपे और उसने अपनी बीवी और बेटी को मौत के घाट उतारकर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उनके साथ जल्लादों से भी बदतर सुलूक किया। लव जिहाद का यह मामला मेरठ के भूड़ बराल इलाके का है। मेरठ पुलिस ने इस घर की खुदाई की तो यहाँ से 2 नरकंकाल मिले, एक महिला और दूसरा उसकी 10 साल की बेटी का। पुलिस के मुताबिक करीब 4 महीने पहले शमशाद ने प्रिया और उसकी बेटी की हत्या की और फिर उसी घर में जमीन में गाड़ दिया। पुलिस ने शमशाद के बेडरूम का फर्श तोड़ा तो जमीन में मां बेटी का कंकाल बरामद हुए। और चूंकि ये जघन्य अपराध है, जघन्य अपराध के चलते कोई कसर इसमें विवेचना में और अभियोजन नहीं छोड़ा जाएगा और कठोरतम सजा दिलाया जाएगा। इस खौफनाक वारदात की कहानी की स्क्रिप्ट 5 साल पहले लिखी गई थी। पुलिस के मुताबिक दरअसल गाजियाबाद की रहने वाली प्रिया का राजीव नाम के शख्स से 8 साल पहले तलाक हो गया था। इसके बाद मायके वालों ने प्रिया से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए। करीब 5 साल पहले अचानक प्रिया के पास फेसबुक पर अमित गुर्जर नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। इसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई और फिर शादी कर ली। लेकिन इस बीच प्रिया को जैसे ही पता चला वो अमित नहीं बल्कि बिहार का रहने वाला शमशाद है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने थाने जाकर शमशाद के खिलाफ केस दर्ज कराया, लेकिन मामला रफा दफा करने के लिए पुलिस ने दोनों के बीच समझौता करा दिया। कुछ दिन बाद प्रिया की सहेली चंचल ने आरोप लगाया उसकी सहेली को शमशाद ने लव जिहाद में फंसाकर 5 साल से अपने यहाँ कैद कर रखा है। उस पर धर्म परिवर्तन करने और नमाज पढ़ने का दबाव बना रहा है। इस मामले में पुलिस की लापरवाही की शिकायत जब एसएसपी के पास पहुंची तो उन्होंने इस केस की जांच दूसरे पुलिस अधिकारी को सौंपी। मंगलवार की सुबह पुलिस ने जब शमशाद को थाने बुलाकर सख्ती से पूछताछ की तो सारे राज से पर्दा उठ गया। मैंने 15 अप्रैल को एप्लीकेशन दे दी थी। 15 अप्रैल को थाने में जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया था कि ऐसे ऐसे मेरी सहेली और उसकी बेटी दोनों लापता गायब हैं और ये शमशाद नाम का इंसान है, इसके साथ रहती थी और इससे पूछताछ की जाए क्या है क्या नहीं, क्योंकि मुझे चिंता थी या तो कुछ गड़बड़ तो है या अनहोनी ना हो जाए। इस कारण मैंने उसकी एप्लीकेशन दे दी थी। पूछताछ के दौरान हत्याकांड का आरोपी शमशाद पुलिस कस्टडी से भाग निकला था, लेकिन देर रात पुलिस मुठभेड़ में वो घायल हो गया। इसके बाद शमशाद को पुलिस की हिरासत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उधर इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। ये कांड तो रोज हो रहे इस तरीके के, तो ये तो खामियां हैं, सरकार की खामियां हैं। सुनवाई नहीं है किसी भी थाने में, कहीं पर भी जाओ तो सुनवाई नहीं है। और मैं तो सरकार से कहूंगा कि सरकार की कानून व्यवस्था क्या कर रही है, कहाँ है सरकारी कानून व्यवस्था, कहाँ है सरकार का रोमियो स्कर्ट जो महिलाओं को सम्मान नहीं दिला पा रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर महिलाओं के साथ अत्याचार करता है, ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और फास्ट कोर्ट लाके फास्ट कोर्ट में इसको ले जाएं और जल्दी से जल्दी सजा दिलाएं। उत्तर प्रदेश में पुलिस का और सरकार का इकबाल न होना, भय न होना, ऐसी घटनाओं को करने पर लोग बड़े मन से, खुले विचार से, बिना किसी भय के कर रहे हैं, जो घृणित है, अक्षम्य है। घटनाएं हमारे समाज में एक कलंक की तरह हैं कि अपनी आइडेंटिटी को छिपा करके किसी बेटी के साथ शादी करना, फिर उसके साथ उसके माँ की भी हत्या कर देना बहुत ही दुखद है। पूरे प्रकरण को सरकार ने गंभीरता से लिया है, जांच चल रही है और अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके पीछे कौन कौन था, यदि कहीं किसी का अपराध में संलिप्तता सामने आएगी तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। सियासत के सूरमा अपनी राजनीति को हवा दे रहे हैं तो धर्म के धुरंधर भी इस केस की व्याख्या अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। इनके खून में इस्लामोफोबिया बस चुका है। वो बार बार हर घटना को, हर कार को इस्लाम से जोड़ने की कोशिश करते हैं। इस तरह का कोई जिहाद शरीयत में बिल्कुल नहीं है। लव जिहाद करके ये तालिबानी सोच के तहत आप हिंदुस्तान का माहौल खराब कर रहे हैं। फिलहाल तो फेसबुक से शुरू हुए मजहबी फरेब का सिलसिला
बेडरूम में खत्म हो गया, लेकिन अपने पीछे कई सवालों को छोड़ गया। शमशाद ने अपना नाम क्यों बदला, मजहब छिपाकर मांग क्यों भरी, और सबसे बड़ा सवाल ये कि लव जिहाद के वायरस का अंत कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, तो सवाल कई सारे हैं। सवाल यह भी है कि लव जिहाद का जिन्न एक बार फिर से जो निकलकर सामने आया है, आखिर इस पर लगाम कब लगाई जाएगी? क्योंकि दावे तो कई सारे हैं। दावे उस पर भी है कि जब पुलिस को लेकर सरकार ये कहती है कि पुलिस का इकबाल है, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से इस पूरे मामले में अब तक कार्रवाई की है, मामला का खुलासा हुआ, गिरफ्तारी हो गई, ये एक अलग बात है, लेकिन बीते 115 दिनों में जिस तरह से पुलिस का रवैया रहा, वो सवालों के घेरे में। चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मनोज मिश्रा, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। वीरेंद्र सिंह, नेता है कांग्रेस के। अशोक सिन्हा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। हाजी हसन अहमद, मुस्लिम स्कॉलर है, हमारे साथ जुड़ेंगे। और चंचल, ये प्रिया की सहेली है, ये भी आज इस चर्चा में शामिल हो रही हैं। राजनीतिक इस पूरे मामले को लेकर उनके रिएक्शन देखे जाए, लेकिन उससे पहले चंचल, शुरुआत आपसे। आपको ये कब एहसास हुआ कि आपकी फ्रेंड गायब है, लापता है, उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है? और जब शिकायत की गई थी आपकी फ्रेंड के द्वारा, उससे पहले पुलिस ने समझौता भी करा दिया था, तो कैसे ये जानकारी आप तक पहुंची थी? मेरी फ्रेंड से मेरी रेगुलर बात होती थी डेली, लेकिन मेरी जब उससे बात नहीं हुई तो मुझे मतलब पूरी आशंका हुई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ना तो मेरी प्रिया से बात हो पा रही थी, ना कशिश से बात हो पा रही थी। तो मैंने इसके पास फोन किया था, शमशाद के पास, कि प्रिया से बात करा दो, तो लेकिन इसने मेरी बात नहीं कराई थी। इसने कहा कि मैं शाम को घर जाऊंगा, शाम को करा दूंगा। फिर मैंने शाम को भी कॉल किया, इसने कहा कि वो करना नहीं चाह रही है, मना कर रही है। तो मैंने फिर थोड़ी देर बाद फिर कॉल किया, बेटी से करा दो। फिर इसने बेटी से भी नहीं कराई, और ये आवाजें मार रहा है कि प्रिया प्रिया, कि कोई सुन नहीं रहा है, जवाब नहीं दे रही है। मैंने फिर पड़ोसी का नंबर था, उनके पास कॉल किया कि आपके बराबर में प्रिया और कशिश रहते हैं, आप मेरी बात करा दो एक बार जाके। वो लोग घर में गए, जब मुझे पता लगा कि वो दोनों तो घर में है ही नहीं। ये शमशाद अकेला छत पे बैठा था। वो छत पे गए, उन्होंने देखा वो थे नहीं और वो बैठा था शमशाद अकेला। फिर मैंने इसको फोन की, कहा कि इसको फोन दो और मेरी बात कराओ। जब उसने बात करी मेरे से, मैंने उनसे छुट्टी पूछा कहाँ गई वो दोनों, तो उसने कहा कि यहाँ से चली गई है, मेरे 1.5 लाख रुपए लेके गई है, चाकू मार के गई है, और तुम गाड़ी में बिठा के लेके गई हो। इसने मेरे पे ये इल्जाम लगाया। तो मुझे पूरा यकीन सा हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मैंने इसके बाद मतलब इसके घर वालों को संपर्क किया, इसके भाई के नंबर थे, जो भी यार दोस्त लोग थे, सबसे कहा, लेकिन किसी ने कुछ बताया ही नहीं। और उल्टा सबसे कहने लगा कि यहाँ से जा चुकी हैं, लेकिन वो कहीं गई ही नहीं थी। अगर वो कहीं जाती तो मुझे जरूर कॉल करती। जी, तो इस तरह अगर से झगड़ा भी होता है तो पुलिस के पास जाती, पुलिस के पास भी नहीं गई। लॉकडाउन का समय था तो कहाँ जाती। तो मुझे इसलिए यकीन था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यानी कि बिल्कुल आपकी खास मित्र वो थी और हर एक जानकारी आपको देती थी। चर्चा आगे बढ़ाएंगे, जानकारी भी लेंगे, प्रतिक्रिया भी लेंगे, लेकिन उससे पहले जो भूमिका पुलिस की रही है इस पूरे मामले में और जिस पर सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर जरा जानकारी दे देते हैं कि आखिर पुलिस की भूमिका इस पूरे मामले में कैसे रही है। दरअसल पुलिस की जिस तरह से भूमिका इस मामले में सामने आई है, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिस तरह से जब शिकायत की गई और उसके बाद समझौता हुआ, उसके बाद जब प्रिया गायब हो गई, उसके बाद भी कोई जानकारी नहीं मिली, तो उसके बाद पुलिस जो है सवालों के घेरे में थी। चंचल, आपने कब शिकायत की थी पुलिस से और पुलिस का रवैया कैसा रहा? मैंने 15 अप्रैल को एप्लीकेशन दी थी, प्रार्थना पत्र के मेरी सहेली और उसकी बेटी इस 28 तारीख से दोनों लापता हैं और इस घर में से इस शख्स को पता है, ये बता नहीं रहा। इसकी कुछ ऑडियो थी, मैंने सबूत भी दिए पुलिस को, पैसे भी निकले हैं। 4 अप्रैल को मेरे फोन पे टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं प्रिया के फोन से, लेकिन वो SMS उसने नहीं किए थे। मैंने सारी चीजें बताई, सब सबूत भी दिए, लेकिन पुलिस मेरी बात मान ही नहीं रही थी और कह दिया चलो ठीक है जाओ देखते हैं। ठीक। और पुलिस मतलब जी, तो इस तरह से पुलिस ने आपको टहलाने की कोशिश की। अब सवाल मेरा डॉक्टर मनोज मिश्रा जी आपसे है। आपने सुना कि किस तरह से चंचल ने पूरे इस घटनाक्रम को बताया और कैसे वो पुलिस के पास गई, तो पुलिस की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। सवाल ये है कि ये हो क्या रहा है, आखिर क्यों लव जिहाद के मामले एक बार फिर से सामने आ रहे हैं? देखिए विवेक जी, मेरा इस लव जिहाद के मामले में बहुत गहरा अध्ययन है। 2007 में
हम लोगों ने एक रिकॉर्ड तैयार किया था पूरे उत्तर 2007 की बात कर रहा, तब मैं तब भी प्रवक्ता था उत्तर प्रदेश भाजपा का। तब हम लोगों ने, मुलायम सिंह जी की सरकार थी, लव जिहाद के आंकड़े उस समय जुटाए थे पूरे प्रदेश में। तो सबसे ज्यादा जो शिकायतें थी वो मेरठ और सहारनपुर क्षेत्र से आ रही थी, और अखबारों की कटिंग भी आई थी, और एक सीडी बनी थी जिस पर बाद में विवाद हो गया था इसी लव जिहाद के चलते। तो ये घटना एक नई नहीं है, ये लव जिहाद हिंदू संस्कृति पर एक आक्रमण था, जो किसी और दूसरी संस्कृति का, और ये तब उठाया गया तो लोगों को उसे राजनीति दिखाई पड़ी। उन लोगों को लगा कि राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है, जबकि हकीकत ये थी कि अगर आपके चैनल के कोई 2007 के मित्र हों तो आप उनसे पूछ सकते हैं, उस समय बहुत विवाद हुआ था इस लव जिहाद के प्रकरण पर। तो हम लोगों ने बहुत काम किया था, ऐसे आंकड़े जुटाए थे, ऐसे केस जुटाए थे, उनकी सीडी बनाई थी और जनता के सामने ले गए थे। लेकिन उसमें राजनीति जब विपक्ष ने देखी तो थोड़ा सा धंधा पड़ गया था। लेकिन मनोज मिश्रा जी, आप इतना अध्ययन होने का दावा कर रहे हैं और कई सालों का अनुभव बता रहे हैं, तो क्या आपकी सरकार के द्वारा पुलिस को ये बताया जाता है कि इस तरह के मामले यदि सामने आए तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो? देखिए, आपको बताएं, अगर हम ऐसा एक भी आदेश जारी करते हैं तो तुरंत ये आरोप लगने लगता है कि हिंदूवादी सरकार है, योगी जी के बाना वैसा है, हिंदुओं की सरकार है। इसलिए हम ये कहते हैं, अगर आपका प्यार है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर छद्म वेश में ये प्यार किया गया तो हमें स्वीकार नहीं। आप फिल्मों में देखिए कि फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादातर नायक और नायकों ने दूसरी जातियों में शादी करी, दूसरे संप्रदायों में शादी करी, किसी को आपत्ति नहीं, क्योंकि उनमें सहमति के आधार पर शादी होती। तो ना हिंदू पक्ष सर, आपत्ति तो पुलिस की भूमिका को लेकर है, मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन एक आक्रमण के तौर पर, ये आक्रमण के तौर पर है कि लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं कि आप हिंदू युवतियों को हिंदू नाम रख के, छद्म नाम रख के उन्हें फंसा लेते हैं, और ऐसे दसियों सैकड़ों केस हैं जब उनका धर्म परिवर्तन। ठीक है, लेकिन बावजूद सवाल यही है मिश्रा जी, सवाल यही है कि जब आप इतने सारे आंकड़े बता रहे हैं, सब कुछ पता है, फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो कमी है। आपके पास लौटूंगा। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, ये लव जिहाद का मामला जो सामने आया है, आपका क्या रिएक्शन है? कहां आप कमी महसूस करते हैं? देखिए, महिलाओं के सम्मान के लिए समाजवादी पार्टी ने कभी समझौता नहीं किया है। महिलाओं का सम्मान और महिलाओं की सुरक्षा ये हमारा प्रथम दायित्व होता है, और समाजवादी हमेशा कहते हैं किसी महिला के साथ अत्याचार होता है तो उस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। ये कानून व्यवस्था का मामला है। कानून व्यवस्था क्या कर रही है भाई? क्या कानून व्यवस्था कर रही है? और आपका जो रोमियो स्कर्ट कहाँ चला गया? क्यों नहीं देखती है समाज के अंदर कहाँ गलती हो रही? कोई व्यक्ति हो, चाहे किसी जात धर्म का हो, अगर महिला के साथ अन्याय करेगा तो उसको फास्ट कोर्ट ट्रैक में लेके जाए सरकारें। जल्दी से जल्दी ऐसे व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए जो व्यक्ति महिलाओं के साथ अन्याय करता हो, चाहे किसी जात धर्म का हो। इसको जात धर्म जो भी है, लेकिन व्यक्ति अगर महिलाओं के साथ अन्याय करता है, महिलाओं के साथ अत्याचार करता है, उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और सरकार से भी कहूंगा, अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए, कानून व्यवस्था इस समाज के अंदर ठीक कीजिए। ऐसे लोग अगर कानून व्यवस्था में महिलाओं के साथ अत्याचार और हत्या करते हैं तो समझिए ये अपराध है, जघन्य अपराध है, और इसकी सजा होनी चाहिए। फास्ट आप उसमें ले जाइए, वो कोर्ट में, फास्ट कोर्ट में लेके जाइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके जाइए, और 2-3 महीने के अंदर सजा होनी चाहिए। सबको मैसेज अच्छा जाएगा ना। अनुराग जी, आप इस मामले को लव जिहाद के तौर पर देखते हैं? मैं कहता हूं कि कोई भी मामला हो, महिला के सम्मान की बात है ना, ये महिलाओं के सम्मान की बात है ना। महिला के साथ धोखा हुआ, अत्याचार हुआ, महिला के साथ, अरे मैं लव जिहाद हो या ना जिहाद हो, अरे सुनिए, लव जिहाद हो, सुन रहे हैं मिश्रा जी, सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी के लोग लव जिहाद शब्द बोल ही नहीं सकते। मिश्रा जी कहने तो जा रहे, सुन तो लीजिए। अरे सुन तो लीजिए मिश्रा जी। अरे भाई सुनिए तो, चाहे लव जिहाद का मामला हो, अरे सुन तो लो मेरी बात। मनोज मिश्रा जी, एक सेकंड, 10 सेकंड के लिए यदि आप रुक जाएंगे, 10 सेकंड के लिए यदि आप रुक जाएंगे तो अनुराग भदौरिया जी जो आप चाह रहे हो सकता है बोल भी रहे। अनुराग भदौरिया जी, चाहे लव जिहाद का मामला हो, चाहे मोहब्बत का मामला हो, चाहे जातीय का मामला हो, चाहे अंतर जातीय का मामला हो, चाहे धर्म का मामला हो, फिर कह रहा हूं चाहे लव जिहाद, कोई जिहाद का मामला हो, समाज के अंदर महिला पर अत्याचार होगा, समाजवादी इसका विरोध करेगी। भारतीय जनता पार्टी की तरह हमसे राजनीति धर्म की करने नहीं आए हैं। वो बार बार यही कह रहे हैं लव जिहाद बुलवाओ, अरे मैं लव जिहाद भी बोलूंगा, अंतरजातीय बोलूंगा, और समाज के अंदर में मर्डर भी कोई करेगा तो उसके खिलाफ भी खड़ा होगा। ये क्या होता है लव जिहाद बुलवाओ? अरे बोल ही रहा हूं, समाज के अंदर किसी महिला पर अत्याचार होगा, चाहे लव जिहाद के थ्रू हो, चाहे किसी और के थ्रू हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक, क्या चाहते हैं आप? फास्ट कोर्ट में सजा दीजिए उसको। ठीक है। हाजी हसन अहमद जी, लव जिहाद के मामले लगातार सामने आते हैं,
और मेरठ में तो एक सूची में देख रहा था और जब मैंने सर्च किया तो ताबड़तोड़ मेरठ में निकलकर मामले सामने आए। क्या मानते हैं आप इसके पीछे वजह? आखिर क्यों गुमराह किया जाता है भोली भाली लड़कियों को? देखिए, बड़ा अफसोस होता है कि अगर कोई अपराधी अपराध करे तो जिहाद जैसे एक बहुत ही मुक़द्दस शब्द के साथ एक अंग्रेज़ी का वर्ड जोड़ के हम लोग उस पर चर्चा करने के लिए बैठ जाते हैं। जिहाद की मीनिंग अभी अभी जो आपके स्टूडियो में चल रही थी वो बिल्कुल कतई नहीं है। जिहाद है क्या? पहले तो जिहाद की डिफिनेशन समझ लिए। जिहाद, इस्लाम में जिहाद, पहला जिहाद ये कि अपने नफ्स से जिहाद, अपनी आत्मा से जिहाद कि उसके ऊपर कंट्रोल करना, अपने को कंट्रोल करना जिहाद है। डिफेंस में यही जिहाद, अगर आप लड़ाई के मैदान में देखते हैं तो डिफेंस में उठाया गया कदम को जिहाद कहते हैं। तो मेरी पहली आपत्ति तो यह कि लव जिहाद ये एक जघन्य अपराध है और बहुत बड़ी आपराधिक मानसिकता का ये आदमी शमशाद था जिसने फर्जी नाम बना के किसी लड़की को, किसी भोली भाली मासूम पीड़ित लड़की को जो पहले से पीड़ित थी, फंसाया, उसके बाद उसने उसकी हत्या की। तो इसके साथ जितनी भी सख्ती बढ़ती जाए सही होगा, लेकिन लव जिहाद जैसे शब्द, जैसे कि हमारे भाई मनोज मिश्रा साहब ने इतनी सारी फेरिस्त गिना दी कि इनके पास पूरा एक रिकॉर्ड था, 7 साल से ये उस पे काम कर रहे थे और उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन अनुराग भदौरिया जी से एक सवाल करना है। अनुराग भदौरिया जी, आप कह रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ कोई भी अपराध हो, किसी भी श्रेणी का हो, कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप इस मामले में, जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपने इस मामले को किस नजरिए से देखा है और किस तरह का यह महिला अपराध है? अनुराग भदौरिया जी, आवाज मिल रही है आपको? शायद संपर्क टूट गया है, दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। हाजी हसन साहब, आपको आपत्ति है लव जिहाद शब्द से, तो जनाब ये बताइए कि और जो मामले सामने आते रहे हैं, शाकिब जिसने अपना नाम बदला, अमन, मेरठ का ही मामला है, और भी कई सारे मामले मेरठ के ही हैं, पाकिस्तान तक के संपर्क जुड़ते हैं। नदीम का एक और था युवक जिसने अपनी जान पहचान बढ़ाई, वसीम उसका असली नाम था लेकिन नाम उसने दूसरा बदला। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? फिर इससे क्या कहेंगे? देखिए, अपराधी मानसिकता, ये अपराधी हैं, ये अपराधी हैं। अपराधी होता है जो प्यार मोहब्बत जैसे उसमें शादी करना चाहता है, वो झूठ का सहारा ले रहा है, वो आपराधिक मानसिकता का है, उसका मानसिक संतुलन खराब है, वो गंदी प्रवृत्ति का है, तो ये अपराधी की ही श्रेणी में रखा जाएगा। एक सवाल मेरा है कि अगर यहीं पे अगर वो युवती मुस्लिम होती और ये युवक हिंदू होता तो हम ये कौन सा जिहाद यूज करते? आप ये बताइए कि क्या इससे पहले आप जो सवाल पूछ रहे हो, क्या आपने कभी ऐसा मामला सुना है कि एक मुस्लिम युवती ने एक हिंदू लड़के पर दबाव बनाया कि वो धर्म परिवर्तन करे? एक मुस्लिम युवती ने अपना नाम प्रिया बताया जबकि वो कुछ और नाम की थी। ऐसा कभी कोई मामला सुना है आपने? सुना हो तो बताइए। देखिए, मामले अगर हिंदुस्तान में उठा के देखेंगे तो सैकड़ों मामले हैं। अभी अगर आप देखना चाहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में ही बहुत से दामाद मुस्लिम हैं। तो ये सवाल उसका नहीं है, शादी करना, मोहब्बत करना, आप गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। इसका वो नहीं है, लेकिन जो अपराधी मानसिकता का होता है, जो अपराध हाजी हसन साहब, आप गलत डायरेक्शन में मत ले जाइए। नहीं होती, उसकी एक ही जात होती है कि वो अपराधी है। बीजेपी के प्रवक्ता ने अभी खुद ही कहा, आपने सुना होगा। हाजी हसन साहब सुन लीजिए, 2 शब्द सुन लीजिए। हाजी हसन साहब, बीजेपी के प्रवक्ता ने खुद ही कहा कि हमारे सभी पार्टियों में, बॉलीवुड में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने दूसरे धर्म से में शादी की है, लेकिन कहीं इस तरह की बात नहीं निकलकर सामने आए कि जबरन धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की गई हो। ये तो मामले नहीं बनते हैं। वो वहां प्यार है, स्नेह है, तो वहां आत्मावास करती है। मैं यही कह रहा हूं कि जहां पे अपराध हो जाए तो वो लव जिहाद हो जाएगा, जहां अपराध ना हो वो सही रहेगा, वो प्यार मोहब्बत रहेगी, वो शादी अच्छी रहेगी, उस रिश्ते को लव जिहाद का नाम नहीं दिया जाएगा। जहां पे अपराध हो जाए, छोड़ दे, मार दे, उत्पीड़न करे तो लव जिहाद।
यानी अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू युवती से मोहब्बत करके उससे कहीं से भी अगर कोई गड़बड़ी हो गई, केस पुलिस में पहुंच गया, पुलिस स्टेशन पहुंचा तो लव गड़बड़ी कह रहे हो आप, अगर नहीं हत्या कर दी जा रही है। हसन साहब लौटूंगा। वीरेंद्र सिंह जी, सवाल आपसे है कि आप इस मामले को किस नजरिए से देखते हैं और कहां कमी पाते हैं? देखिए, मेरठ की घटना एक जघन्य अपराध है, उसमें अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, इससे कोई असहमत नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था को संभालने में जो असफल हो रही है और इस मामले को डाइवर्ट करने के लिए वो लव जिहाद की तरफ इस घटना को जो है कि मोड़ने का प्रयास कर रही है। सवाल ये उठता है कि यदि कोई बालिग लड़की और बालिग लड़का कोई डिसीजन लेता है तो वो न बहकाया हुआ माना जाना चाहिए, न उसको बरगला करके इस जो है कि आपस में रिलेशन क्यों नहीं माना जाना चाहिए वीरेंद्र सिंह जी? अगर वो यदि वो लड़का नाम गलत बता के अपनी असली पहचान छुपाकर उससे शादी कर रहा है तो क्यों नहीं इसको गलत माना जाना चाहिए? बालिग होने का मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ किसी के अंदर की बात जान लें। एक मिनट जी, मेरी बात सुनिए कि अगर वो लड़की बालिग है और वो कोई लड़का नाम बदल करके वो जो है शादी करना चाहता है तो एक तो बिना शादीशुदा वो उसके साथ रह रही है, अपनी मर्जी से रह रही है। अगर किसी कारणवश अगर वो लड़का अगर किसी अन्य बड़े मकसद के लिए अपने कौम के किसी मकसद के लिए अगर उसका दुरुपयोग करता है या कोई नाबालिग लड़की है उसको बहका फुसला करके किसी बड़े मकसद के लिए अपने धर्म के साथ जोड़ता है तो लव जिहाद की श्रेणी में आता है। मामला ये लव जिहाद का शब्द तब हुआ जब हादिया केस केरल हाई कोर्ट में जब उसने हादिया केस में हादिया की शादी को नल एंड वाइड कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जो है यहाँ पे जो है कि उसको परमिशन दे दी जी मामले को और जांच के लिए भेज दिया। और ये मामला ये स्थिति ये है कि हर वह व्यक्ति और ये लव जिहाद का जो मामला है वो केवल गरीब, अनपढ़ और लोअर मिडिल क्लास के जो है कि लोगों के साथ जब कोई ठीक है, आपने कैटेगरी भी डिसाइड कर दी है कि किन कैटेगरी की ये भोली भाली लड़कियां इस लव जिहाद में फंसती हैं। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। पूरी बात जी यही अगर जब पायलट साहब अपनी जो शादी करते हैं मुस्लिम से, जब वीरेंद्र जी, क्या पायलट साहब और उनकी पत्नी सारा खान को लेकर हम यहाँ चर्चा करने के लिए बैठे हैं? ऐसे तमाम जोड़ियां हैं, उस पर तो कभी बहस नहीं हुई है। किसी की हत्या तो नहीं हुई है, क्या हत्या पर सवाल करना गलत है? लौटूंगा मैं आपके पास। अशोक सिन्हा जी, इस पूरे मामले को लेकर जब से ये मामला सामने आया है पुलिस की भूमिका पर भी सवाल है, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई हुई नहीं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये कौन सा ऐसा सिंडिकेट है, ये कौन सा ऐसा तंत्र है जो कि अपना नाम छुपाकर, पहचान छुपाकर एक मकसद को पूरा करने में लगा हुआ है? कैसे देखते हैं आप? मैं आपके बात का उत्तर दूंगा और सबका प्रमाण दूंगा। पहली बात मैं बता दूं कि ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है और भारतवर्ष में विशेष रूप से उसका जो प्रभाव पड़ा है, फ्रांस में भी प्रभाव पड़ा है, ब्रिटेन में भी, यूके में भी सारा ये प्रभाव दिखाई पड़ रहा है और यूएसए में भी। भारत में धर्मांतरण, जनसंख्या वृद्धि और घुसपैठ, यह तीनों एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। और इसमें जो धर्मांतरण है, ये जो कांग्रेस के हमारे जो मेंबर थे, सदस्य थे, इन्होंने कहा कि ये हादिया केस में आया। इनसे पूछे, इनकी सरकार केंद्र में थी 2010 में और केरल के मुख्यमंत्री ने 500 से अधिक पेजों की एक रिपोर्ट इनको लव जिहाद के बारे में लिख के भेजा है कि पूरे केरल में ईसाई और मुसलमान यहाँ की जनसंख्या का परिवर्तन करा रहे हैं लव जिहाद के माध्यम से। लिख के भेजा लव जिहाद, और ये कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। यूपी में इसमें यूपी लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई है लव जिहाद के बारे में। तो यूपी लॉ कमीशन की रिपोर्ट कहती है और उसमें उसने सुझाव दिया है कि डीएम की बगैर जानकारी के कोई धर्म परिवर्तन नहीं होगा
और अगर धर्म परिवर्तन होगा तो उसकी जानकारी डीएम को देनी होगी, और यदि वह धर्म परिवर्तित व्यक्ति वापस अपने धर्म में आता है तो वह धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। तो यह अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा। और सबसे बड़ी बात है, हिंदू जरा कम पढ़ते हैं, खास तरीके से भारतीय समाज कुरान नहीं पढ़ता। कुरान का बेसिक आधार है जो है यह धार्मिक कर्तव्य कहा गया धर्मांतरण, और धर्मांतरण का ही सब क्लाज है लव जिहाद। और लव जिहाद पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है। फ्रांस में तो इसकी हद हो गई है, पूरा का पूरा यूरोप कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो दारुल हरब को दारुल इस्लाम बनाने की कल्पना कुरान में है, एक मिनट, हम आपके बीच में नहीं बोले थे, दारुल हरब को दारुल इस्लाम बनाने की जो परिकल्पना है ये इस्लामिक परिकल्पना है, और इसका प्रमाण मैं देता हूं। और पढ़िए ए.के. दुर्रानी की किताब द मीनिंग ऑफ पाकिस्तान, पेज नंबर 148, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान का निर्माण इसलिए आवश्यक था कि उसको शिविर बनाकर से भारत का इस्लामीकरण किया जाए। पाकिस्तान का निर्माण एक पड़ाव मात्र था, पूरे भारत का इस्लामीकरण। मैं आरोप लगा, मैं प्रमाण दे रहा हूं, मैंने कहा मैं कोई बात फालतू नहीं करूंगा, ठीक है, टू दी पॉइंट ठीक है। लेकिन हाजी हसन अहमद साहब इसको नहीं मानते हैं। प्रिया और शमशाद का जो वीरेंद्र जी, एक मिनट, हाजी हसन साहब को सुन लेते हैं, उसके बाद लौट रहा हूँ। हाजी हसन साहब बोलिए। विवेक जी, मनोज जी आ रहा हूँ। सिन्हा साहब ने पवित्र कुरान का अपमान किया है। इन्हीं ने कुरान पढ़ा ही नहीं। कुरान में साफ साफ है, या 7 बार बिल्कुल नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा ही नहीं। यह धार्मिक कर्तव्य है। बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, बताइए, विवेक जी, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं जी टीवी के माध्यम से इनको चैलेंज कर रहा हूँ कि उस आयत का तर्जुमा बताए। एक मिनट, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, हाजी हसन साहब बात सुन लो, उसके बाद जवाब दे देना। हाजी हसन साहब बात सुन लो, जवाब दे देना। बात सुन लो, ये झूठ बोल रहे हैं। एक मिनट, हाजी हसन साहब किसे कहते हैं? कुरान की बात की, इन्हीं ने अपमान किया। अच्छा, एक मिनट, अशोक जी एक मिनट, हाजी हसन साहब एक मिनट, हाजी हसन जी एक मिनट, इनको साबित करना पड़ेगा कि कुरान में कहां पे है, ये बात करें। हाजी हसन जी ये आयत, इसका मतलब है आप अपने दीन पे रहे, हम अपने दीन पे रहेंगे, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आयत नंबर 9 पढ़िए। अरे एक मिनट अशोक जी, एक मिनट, हम यहाँ कुरान पर डिस्कस करने नहीं बैठे हैं। आयत नंबर 9 बड़ा ये क्या है उसमें? ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिएगा, आप लोग पढ़ते रहिएगा। मनोज मिश्रा जी रुकना पड़ेगा। मनोज मिश्रा जी बोलिए। रुकना पड़ेगा। जहां पाओ काफिरों को कत्ल करो। झूठ, बिल्कुल गलत, अशोक जी अहमद साहब शांत रह जाएंगे, शांत रह लेंगे तो चर्चा में दूसरे लोग भी बोल लेंगे। ये धर्म विशेष को बदनाम करने की पूरी साजिश है, जिसकी कड़ी में अहमद साहब रुकेंगे। एक मिनट, आपका शोर ज्यादा हो रहा है, जरा उनसे पूछ लेते हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई। चंचल, 15 अप्रैल को आपने पुलिस से शिकायत दर्ज कराती है और उसके बाद लगातार पुलिस के पास आप जाती भी हैं, शिकायत भी की जाती है। पुलिस को लेकर भूमिका पर सवाल तो है, लेकिन हम जानना चाहेंगे अमित के बारे में। जो शमशाद था असली में, लेकिन अमित बनकर उसने प्रिया को अपने जाल में फंसाया था, इसके बारे में कुछ बताइए। ये अमित गुज्जर बनके प्रिया को मिला था। ये अपने आप को सब जगह गुजर ही बताता था, और इसकी एक नहीं कितनी आइडिया है फेक इसके भाइयों की भी, और ये हिंदू नाम से ही बना रखी है सारी आइडिया इसने। इसको 2 साल बाद इसको प्रिया को पता लगा था कि ये मतलब मुस्लिम है। तो 2 साल बाद प्रिया ने कुछ बताया कि कुछ दबाव डाला शमशाद ने? हाँ, उसने बताया था। स्टार्टिंग में इसने कुछ नहीं कहा था, 1-1.5 साल तक सब अच्छा चला था, लेकिन इसने बाद में इसने विवाद करना शुरू कर दिया। सबसे पहले इसका मेन मकसद यही रहता था कि इसको वहाँ ये उसमें भेजते हैं ना, 1 महीने के लिए जाते हैं, मेरे को तो वर्ड भी याद नहीं आ रहा ये इन मुद्दों के। हाँ बताइए, आगे बताइए। जमात पे भेजते हैं ये, इसने सबसे पहले इसको जमात पे भेजने के लिए कहा था। वो शादीशुदा एक साथ रह रहे थे कि कैसे रह रहे थे? चंचल, वो कैसे साथ रह रहे थे? जी दोबारा बोलिए। जान पहचान थी, वो ऐसे ही रह रहे थे सर। लिव इन में रह रहे थे? नहीं, लिविंग में नहीं थे जी। ऐसे ही क्यों रहे, बिना शादीशुदा? दोस्ती थी, दोस्ती के उससे रह रहे थे। वो अपने घर था,
वो अपने घर थी, लेकिन जब वो मेरे यहाँ से जाने के बाद वो उसको मतलब अपने घर में उसने रखा, लेके गया किराए पे इधर उधर। शादी उसने हिंदू रीति रिवाज से करी थी, क्योंकि अगर वो पहले ही अगर बोल देता तो नहीं, अगर शादी हुई थी तो शादी करने के बाद रह रहे थे पति पत्नी के तौर पर, फिर ऐसे को कोई मतलब ही नहीं बनता है। हाँ जी, शादी हुई थी, कहाँ शादी हुई थी? मंदिर में करी थी इसने जी। सुना आपने अहमद साहब, आप इसको दूसरे तरीके से देख लें कि ये अपराध है। का व्रत रहती थी। विवेक जी। हाँ जी जी मिश्रा जी बोलिए। मुझे भी तो थोड़ा मौका दीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, मौका है सभी के लिए, बराबर मौका है। कोई विवादित बात नहीं कहूंगा जिससे शोर मच जाए, लेकिन हकीकत कहूंगा। आप ये बताइए कि कांग्रेस बीरेन्द्र सिंह जी और भदौरिया जी ये लव जिहाद शब्द इसलिए नहीं बोल सकते कि इनके वोट बैंक पर असर पड़ेगा, ये इसलिए नहीं बोल सकते, और कोई बात नहीं। दूसरी बात कि एक हिंदू लड़का ऐसा बताइए जो शहजाद हिंदू मुसलमान करके ये जो जघन्य अपराध का मामला है। वीरेंद्र जी लौट रहा हूँ, वीरेंद्र जी आ रहा हूँ आपके पास। वीरेंद्र जी सुन लीजिए वीरेंद्र जी, जवाब आप ही से लूंगा। नहीं हल्का इसको कर रहे हैं, जवाब आप ही से लूंगा। मनोज मिश्रा जी, मनोज मिश्रा जी आप एक मिनट, वीरेंद्र जी एक मिनट की कोशिश मत करिए। वीरेंद्र जी एक मिनट, मनोज मिश्रा जी आप प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, आपका मकसद क्या है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की जुबान से लफ्ज़ जिहाद बुलवाना या फिर लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना? नहीं इसलिए नहीं, सुनिए तो विवेक जी बातें सुनिए। दूसरा, एक भी हिंदू केस, मैं सभी पैनलिस्ट को कहता हूँ, एक भी हिंदू लड़का शमशाद बन के किसी फातिमा को फंसाया हो और बाद में हत्या कर दी, पूरे देश में एक केस सुना हो तो बता दीजिए। ये अगर योजनाबद्ध षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? आप मनोज मिश्रा जी ये तो सारी बातें हो गई, सभी कह रहे हैं जनता पार्टी इस पर स्टैंड लिए हुए है और लव जिहाद जैसा कोई शब्द हम स्वीकार नहीं करते, किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करते। स्वीकार कब नहीं करते? जब हत्या हो जाती तब स्वीकार नहीं करते, या शिकायत की जाती है तभी एक्शन लिया जाता, तो ये पहले ही मामला खुल के सामने आ जाता। लेकिन आप जबरदस्ती धोखा दे के शादी कर उसको जस्टिफाई करें, तो ये बीरेन्द्र सिंह जस्टिफाई कर सकते हैं, ये भदौरिया जी जस्टिफाई कर सकते हैं, हसन साहब जस्टिफाई कर मिश्रा सकते हैं। जी दो शब्दों में बता दीजिए, समय कम है, सभी से चर्चा करनी है। एक मिनट वीरेंद्र जी आ रहा हूं आपके पास, एक सवाल करने दीजिए। मिश्रा जी पुलिस की भूमिका को लेकर कैसे जस्टिफाई करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप। मिश्रा जी पुलिस की भूमिका को कैसे जस्टिफाई करेंगे? वीरेंद्र जी आप रुकेंगे या मैं सवाल कर लूं, या आप ही सवाल कर लीजिए। वीरेंद्र जी रुकेंगे आप? मिश्रा जी पुलिस की भूमिका को कैसे जस्टिफाई करेंगे ये बता दीजिए। नहीं वो गलत बात है। ये शादी 5 साल पहले हुई, आप ये समझिए 5 साल पहले सरकार किसकी थी? ये लव जिहाद शब्द उस समय तेजी पर था कि नहीं था? जब माननीय शादी हुई थी, ये शादी उस समय हुई थी। जब से योगी सरकार आई है ये लोगों में डर बैठा है कि दूसरे से शादी हुई थी प्रिया की, जिससे तलाक हो गया। मिश्रा जी ये 15 अप्रैल को शिकायत की गई है, सरकारें 2017 में बदली, आप कहाँ का मामला कहाँ ले जा रहे हैं वो बात अलग है। ज्यादातर यही है। ठीक है, ज्यादातर अहमद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, अहमद साहब बोलिए। जब कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री ने केरल के कहा कि पीएफआई। अशोक जी आ रहा हूं, अशोक जी एक मिनट, अशोक जी एक मिनट, कांग्रेस गवर्नमेंट क्या कर रही है? अशोक जी एक मिनट, अशोक जी एक मिनट। अहमद साहब बहुत संक्षेप में अपनी बात करिए। अहमद साहब बोलिए, क्या कुछ कह रहे थे आप? जी मैं कह रहा था कि सबसे पहली बात तो कि जो मृतका थी मेरी पूरी मैं उसके साथ खड़ा हूं और दोषी को सख्त से सख्त सज़ा के लिए मैं सिफारिश करता हूं मिश्रा जी से कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला जाए और उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन हो, सख्त से सख्त सज़ा हो सके तो फांसी की सज़ा हो उसको। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि सारे षड्यंत्र, सारे षड्यंत्र, सारी रिपोर्टें आपके पास हैं, लाइन आर्डर आपके पास है, सरकार आपकी, पुलिस आपकी, फिर भी वारदात डेली दिन ब दिन होती जा रही है। हमारे सिन्हा साहब पाकिस्तान की किताबें पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें हिंदुस्तान की किताबें ही काफ़ी हैं हमारे लिए, हमारे जीने और मरने के लिए, हमारे सारे कर्मों के लिए यहीं की किताबें काफ़ी। यहाँ बहुत से लेखक हैं, हमें कहीं विदेशी लोगों की किताबें हमें नहीं चाहिए। हमारा भारतीय होना ही हमारे गर्व की बात है। आपके भारतीयता पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है।
अहमद साहब आपकी भारतीयता पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। सवाल लेकिन सवाल उठेंगे ना, किया जाएगा सवाल उठेंगे पाकिस्तान की किताबों को जब यदि एक धर्म विशेष के लोग, अहमद साहब सुन लीजिए, अहमद साहब सुन लीजिए, सुनेंगे अहमद साहब, नहीं ले पाए तो एक मिनट अशोक जी, एक मिनट अहमद साहब, एक धर्म विशेष के लड़कों के द्वारा, एक धर्म विशेष के, अहमद साहब सुनेंगे, मुस्लिम धर्म के लड़कों के द्वारा नाम बदलकर ऐसी कई वारदातें इस देश में हो चुकी हैं, जबरन धर्मांतरण के मामले सामने आ चुके हैं। तो क्यों ना इसको मान के देखा जाए कि क्या ये एजेंडा है धर्म का? जघन्य अपराध है, उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया? खाली आरोप क्यों लगते रहे हैं? आखिर वो ये साजिश कहां से चल रही है? मैं मांग करता हूं मनोज मिश्रा जी के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से, इसका मास्टरमाइंड कौन है वो बेनकाब होना चाहिए। आखिर इतने सालों से, इतने वर्षों से ये क्यों प्रथा चली आ रही है? क्यों हमेशा अपराध होने के बाद ही ये बात उठाई जाती है? इसके ऊपर क्योंकि अपराध होने के पहले तो नाम अमित होता है, बाद में तो पता चलता है कि अमित और शमशाद था। अपराध होने के पहले तो अमित होता है। अशोक जी, हसन साहब, अशोक जी एक मिनट, आ रहा हूं मिश्रा जी आपके पास। अशोक जी देखिए, किताबों का जिक्र आपने किया, ठीक है, आप तथ्यात्मक बात कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच समझना यह भी जरूरी होगा कि इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो सरकार अलग अलग तरह से इसमें बयानबाजी करती है, पक्ष विपक्ष अपने अपने हिसाब से इस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है, लेकिन जरूरी क्या महसूस करते हैं? कैसे रुकेगा ये लफ्ज़ियात? देखिए, यूपी लॉ कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसे लागू करना पड़ेगा। लव जिहाद के लिए अलग से कानून बनाना होगा। जैसे 3 तलाक के लिए कानून बना, वैसे ही लव जिहाद के लिए भी कानून बनाना पड़ेगा इस देश में, तभी धर्मांतरण रुक पाएगा। और धर्मांतरण पे और सख्त कानून बनाना पड़ेगा, तब जाकर के लव जिहाद रुकेगा। जहां तक हमारे मुस्लिम स्कॉलर साहब ने कहा कि आप हिंदुस्तानी किताबों का उदाहरण नहीं दे रहे हैं, तो मैं हिंदुस्तानी किताब का उदाहरण दे रहा हूं। जमीयत उलेमा हिंद के 15 वर्ष तक अध्यक्ष रहे सईद मोहम्मद हुसैन अहमद मदनी सालाना अधिवेशन में कह रहे हैं कि आखिर दिल्ली उलेमा कॉन्फ्रेंस हमारे प्रशंसनीय आंदोलन तबलीग यानी धर्म परिवर्तन के कच्चे माल तो गैर मुस्लिम ही हैं। ये उनका भाषण में पढ़ रहा हूं। गैर मुस्लिमों को इस्लाम बनाना धार्मिक कर्तव्य है और उस धार्मिक कर्तव्य को करना प्रत्येक मुसलमान का फर्ज है। ये उसी के आधार पर ये सारा कुछ हो रहा है। ठीक, घुसपैठ, अब आप चाहे तो प्रतिक्रिया ले लें। और अशोक जी, क्या दारुल हरब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना? अशोक जी, आपने बात कह रही तो प्रतिक्रिया ले लें। अहमद जी बहुत संक्षेप में दीजिए, उसके बाद मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना, चंचल से भी बात करनी है, क्योंकि इस मामले में चंचल सबसे ज्यादा जानकार भी है, क्योंकि उनके सामने उनकी सहेली के साथ ये पूरी घटना हुई है। एक कमेंट दीजिए इस पर, क्या वाकई में ऐसा है? अहमद साहब देखिए, अशोक जी ने जो सिन्हा साहब ने कहा है, तो मौलाना महमूद मदनी साहब मौजूद हैं और दारुल उलूम भी मौजूद है। इसकी प्रतिक्रिया के जवाब तो वही देंगे, लेकिन बड़े तबलीग को धर्मांतरण से बड़े इत्मीनान से इन्हें अपने मतलब का निकाल लेते। राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं, किसी धर्म विशेष के विशेषज्ञ जरूर दिखते हैं, किसी एक गहरी मानसिकता से प्रेरित दिखते हैं। ये राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं हो सकते। ये डेस्टिनेशन चेंज कीजिए। पहली चीज तो ये कि इनका डेस्टिनेशन चेंज कीजिए। देखिए, ये बोलने नहीं देंगे। ये वैचारिक आतंकवाद है इनका जो बोल रहा है। ये वैचारिक आतंकवाद है। ये वैचारिक आतंकवाद है जो बोल रहा है। इनकी भावना है, इनके अंदर यही पाया जाता है। जो एक धर्म विशेष से नफरत है वो निकल के आ रही है। जवाब फैक्ट से दो ना। बिल्कुल फैक्ट दे रहा हूँ, बिल्कुल फैक्ट दे रहा हूँ। ये आपके अंदर की क्या किया, जो पूरा देश सुन रहा है। क्या किया? जोधा बाई से शादी क्या था वो? क्या आप लव जिहाद कहते हैं उसको? अहमद साहब, अहमद साहब, आप तो लव जिहाद मानसिकता ये कह रहे हो, ये अपराध है, बात खत्म हो जाती है। आप तो मान ही नहीं रहे हो। जी मिश्रा जी, केवल 1 मिनट। मैं कांग्रेस के मित्र बीरेन जी और सपा के भदौरिया साहब और ये मुस्लिम स्कॉलर साहब से एक प्रश्न करता हूँ। मैं कहता हूँ आप खुल के कहिए कि लव जिहाद गलत है और मेरे धर्म के द्वारा की जा रही, इसलिए हम धार्मिक हैं, हमारी जिम्मेदारी कम नहीं होने देंगे। इसका खंडन जोरदार तरीके से करिए। आप सरकार के कानून व्यवस्था क्यों चले जाते हैं?
ये तो तब से हो रहा है जब से देश आजाद आप लव जिहाद की परिभाषा बता दीजिए ना कि लव जिहाद किस श्रेणी में आता है, आप बता दीजिए। हिंदुस्तान में ये जघन्य अपराध की श्रेणी में है कि लव जिहाद की श्रेणी में है? वीरेन जी अगर आप भड़कना चाहते हैं वीरेन जी इससे एक मिनट जवाब ले लें, मिश्रा जी जवाब ले लें, अगर जवाब ले लें। फेलियर को ढकना चाहते हैं, जब ढकना चाहते हैं तो जो है कि कोई बात नहीं। वीरेन जी नजरिया तो स्पष्ट करिए ना आप भी। 2010 एक मिनट मिश्रा जी, एक मिनट रुक जाइए ना, आपकी मन की बात आप जो कहलवाना चाहते हो, सरकार को आप जो कहलवाना चाहते हो सुन तो लो, या उसके ऊपर कार्रवाई की। जवाब दीजिए वीरेन सिंह जी। वीरेन जी आप इस मामले में नजरिया तो स्पष्ट करिए, ये लव जिहाद है या नहीं है? से कहता हूँ कि मैं ये लव जिहाद वो बताएं कि लव जिहाद की परिभाषा क्या है। दूसरी बात आप क्या मानते हैं, आप बताइए ना अपनी बात। वो ये अपने द्वारा फेलियर, आपके पास रिपोर्ट पढ़ी आपके गवर्नमेंट के पास, आप लव जिहाद की परिभाषा पूछ रहे हैं, सब लिखा हुआ है, प्रमाण दिया हुआ है, संख्या दी हुई है, नाम दिया हुआ है। एक मिनट वीरेन जी, फेलियर को ढकना चाहते हैं। वीरेन जी आपके हिसाब से लव जिहाद की परिभाषा क्या है, आप तो जानते हैं? सबसे जघन्य क्या है? पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया ने केरल में लव जिहाद किया और इसका इनके मुख्यमंत्री ने, इनके प्रधानमंत्री। एक मिनट अशोक जी, एक सेकंड के लिए आप रुक जाइए। अशोक जी लौटूंगा मैं आपके पास। अगर किसी नाबालिग, वीरेन जी अपनी लव जिहाद की परिभाषा बताइए। को बहका करके एकत्रित कराया जाए, अगर कोई अबोध लड़की से किया जाए, अनपढ़ लड़की से किया जाए, तब वो लव जिहाद की श्रेणी में आता है। क्यों बालिगों के साथ नहीं हो सकता? क्यों बालिगों के साथ नहीं हो सकता है? शादी करते हैं, क्यों लव जिहाद के नाबालिग और बालिग में तुलना हो रहा है लव जिहाद? ठीक है, यही समस्या है। चंचल हम सबको सुन रहे हैं, लेकिन चंचल चूंकि आपकी सहेली प्रिया के साथ ये पूरी घटना हुई जी, चंचल आपकी सहेली प्रिया के साथ ये पूरी घटना हुई प्रिया और उसकी बेटी जी, उनकी बेटी के साथ भी इस तरह से नृशंस उनकी हत्या की गई। लेकिन चंचल बड़ा सवाल यह है कि आपकी बात हुई होगी प्रिया से इससे पहले भी, कभी कुछ उन्होंने बताया कि किस तरह से कोई और भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, जो उनका कथित तौर पर पति शमशाद, जिसके बारे में जो पहले अमित था? नहीं, उससे पहले तो मुझे उसने कुछ नहीं बताया था कि इसकी प्लानिंग क्या चल रही थी, ये तो कुछ पता ही नहीं लगा था। ये तो बाद में खुल के आया जब वो गायब हुई, जब उसके साथ जो जो लोग थे सब मेरे संपर्क में आए, मुझे पता लगा कौन कौन उसका साथ दे रहा है। लेकिन इसने जो भी किया, चाहे ये अगर ये काम कोई हिंदू भी कर रहा है या मुसलमान करे, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता, जो भी अगर ये करेगा उसको फांसी होनी चाहिए। जी अच्छा चंचल, ये बताइए कि कभी धर्म परिवर्तन के लिए कुछ और दबाव बनाया हो शमशाद ने, इसकी कोई जानकारी प्रिया ने दी हो आपको? जमात पे जाने के लिए सबसे ज्यादा बोलता था। और प्रिया का जो पहले घर में मंदिर था, अगर इसको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो उस घर में मंदिर था, इस घर में क्यों नहीं लाने दिया उसने वो मंदिर? अभी भी उसी घर में रखा है। तो प्रिया ने फिर क्या रिएक्ट किया, आपको बताया इसके बाद कुछ प्रिया ने किया? बताया, मुझे थोड़ा थोड़ा बताती रहती थी, लेकिन इसने बोल दिया था या तो मेरे साथ ही रहोगे या किसी और के साथ तो मैं रहने नहीं दूंगा, ना जाने दूंगा कहीं भी ऐसे। तो क्या जान से मारने की धमकी पहले दी थी? हाँ, 14 तारीख को इसका झगड़ा भी हुआ था, इन्होंने साफ साफ कहा है कि गला भी घोटा था। इस बात के पड़ोसी भी गवाह हैं, मैं भी गई थी। बिल्कुल। इसने 14 तारीख को इसका फोन वोन भी तोड़ दिया था, अपने भाई को भेज दिया था, पूरी प्लानिंग के साथ इसने किया है। तो आप पुलिस के पास गई, 15 अप्रैल को आपने शिकायत दर्ज कराई? पुलिस निकम्मी है बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की पुलिस बिल्कुल निकम्मी है। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि इस पूरे मामले में अब आरोपी तो गिरफ्तार हो चुका है, इससे पहले किस तरह की लापरवाही आप पुलिस की देखती है? गिरफ्तार क्यों कराया उसे? फांसी क्यों नहीं दी? उसके 4 गोली टांगों में मारी है, उसके सीने में क्यों नहीं मारी एक भी गोली? फांसी तो कोर्ट देगी चंचल, थोड़ा सा हमें अपनी संवेदनाओं को भी काबू में रखना होगा। न्याय व्यवस्था है इस देश में, उस पर यकीन करना होगा। मनोज मिश्रा जी, यही तो है, यही गलत है हमारे देश में। ठीक है मनोज मिश्रा जी, सवाल ये है कि लव जिहाद कोई नया मामला नहीं है, इस पर तमाम राजनीति होती रही है, चर्चा होती रही है। अब बहुत संक्षेप में, समय बेहद कम है, आप बताइए कि क्या आप गारंटी लेते हैं कि अब कुछ ऐसा चमत्कार होगा जो उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का मामला सामने नहीं आएगा? देखिए, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए कि लव जिहाद के मामले योगी सरकार के पहले कितने थे, योगी सरकार के बाद कितने, और निश्चित तौर पर इस विषय को संज्ञान में लाने के बाद हमारी सरकार ये भरपूर प्रयास करेगी और भरपूर जबरदस्त तरीके से प्रयास करेगी कि लव जिहाद की घटनाएं ना हो। लेकिन हमें मुस्लिम स्कॉलर्स और कांग्रेस सपा बसपा के मित्रों से कहना है कि ये खुलकर लव जिहाद का विरोध करें, वोट की राजनीति ना करें, वोट को ना देखें, ये देश को देखें, समाज को देखें,
और दुनिया को देखें, ये देश को देख ठीक के है, बात करें। आप कह रहे हैं कि वो लफ्जियात का विरोध करें और वो कहते हैं कि आप लफ्जियात ही इसलिए लेकर आते हो ताकि दूसरे आरोप ना लगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका मनोज मिश्रा जी, वीरेंद्र सिंह जी, अशोक सिन्हा जी, हसन अहमद जी और चंचल, आपका भी बहुत धन्यवाद। आपका दुख हम समझ सकते हैं क्योंकि आपकी सहेली ने ये सब झेला है, लेकिन